मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। अब मैं इनाग्रल एड्रेस के लिए मुल्क के मशहूर सहाफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री कुमार केतकर साहब को मदऊ करता हूँ। श्री कुमार केतकर साहब। I declare this conference inaugurated and open for discussion. मैं बहुत एम्बरासमेंट महसूस कर रहा हूँ, बहुत संकोच ऑनर के साथ कि मैं जिन लोगों के साथ यहाँ बैठा हूँ, शाहिद साहब है, कुंडू साहब है, फौजिया जी तो मेरी कलीग है राज्यसभा में, और वो एजुकेशन मूवमेंट ही नहीं चलाती है, हम एमपीज़ की बहुत एजुकेशन करते हो। और मैं ये भी मानता हूँ, किसी का इंसल्ट या प्रिविलेज मोशन नहीं लगाने के लिए, कि बहुत सारे एमपीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत भी है। छोटी छोटी माइनर चीज़ें जैसे कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए पार्लियामेंट में, समाज में, उसके बारे में भी एमपीज़ का बिहेवियर आइडियल नहीं होता है। एमपीज़ शुड हैव बीन आइडियल्स। फौजिया खान जी जब भाषण करती है राज्यसभा में, तब उनको सब सुनते हैं, लेकिन वही लोग सुन सकते हैं जो तैयार है सुनने के लिए। उन्होंने अभी कहा, सुनने में और सुनने के बाद जो होता है उसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बात कही कि आसमां पे है खुदा, ज़मीं पे हम। ये गाना तो लिखा था मुझे लगता है 60 बरस पहले, लेकिन अभी भी उसका जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उसके बाद भी 60 बरस में इतना सीखा नहीं है, ऐसा हम देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की बहुत ही आवश्यकता थी। वैसे मैं कोई फॉर्मली एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, इन लोगों की तरफ प्रोफेसर नहीं हूँ। कुंडू साहब के जैसे प्रोफेसर के बारे में मैं सिर्फ जानता नहीं, उनके बारे में मेरा दिल में जो आदर है। और पठान साहब ने जितना अध्ययन किया है सेंट लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर में, उतना बहुत कम लोगों ने किया है। पठान साहब होते हुए भी उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स का जितना अध्ययन किया है, उतना बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स ने भी नहीं किया। इतना पठान साहब। दूसरे हमारे एमपी कलीग है जलील साहब, वो तो मेरे दोस्त है, मैं उनको एमपी भी कहना मुश्किल है। वो मेरे दोस्त भी है, और मैं जर्नलिज्म में था बहुत सारे 50 बरस तक, वो भी मेरे कलीग थे। तो अभी इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का डिस्कोर्स आप करेंगे, जिस तरह का डिस्कशन आप करेंगे, उसमें क्या क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो डबल एजेड है। डबल एजेड इसके लिए है कि उसका एक हिडन एजेंडा ऐसा है, जो एक गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंडा है, सिर्फ बीजेपी का नहीं। वो एजेंडा ऐसा है कि एजुकेशन पॉलिसी भी उनके पॉलिटिकल कंट्रोल का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं वो, उससे वो हिडन एजेंडा देखने नहीं मिलता है। लेकिन उनका हिडन एजेंडा ये है कि उनको पूरा कंट्रोल जो सोसाइटी के ऊपर चाहिए, जैसा उन्होंने मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखा है, वैसा पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए। विथ और विदाउट एजुकेशन पॉलिसी, what this government has done to Jawaharlal Nehru University, what this government has done to Jamia, what this government has done to Ashoka University, what this government is doing to even IITs and IIMs is bordering on criminality, not just wrong policies. It has nothing to do with education policy. लेकिन उससे ये स्पष्ट होता है कि गवर्नमेंट का एजेंडा बोलने का एक होता है और करने का दूसरा। जिस तरह कोई G20 के डेलीगेट्स को वो राजघाट पे लेके गए और राजघाट की प्रार्थना में
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये लाइन को उन्होंने अल्लाह शब्द ड्रॉप कर दिया और ईश्वर तेरो नाम इतना ही कहा। लोगों को लगेगा अरे ये तो राजघाट में लेके गए, तो गांधी जी का मानते हैं पूरा फिलॉसफी। वो गांधी जी का फिलॉसफी मानते नहीं है, उनको मालूम है गांधी जी का फिलॉसफी टाल नहीं सकते। इसके लिए वो एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर को भी देते हैं, ठीक है, उसका भी सम्मान करते हैं जो पब्लिकली कहती है कि नथुराम गोडसे राष्ट्रभक्त है, पैट्रियट है, और दूसरी तरफ गांधी जी का भी सम्मान करते हैं। रियल एजेंडा प्रज्ञा ठाकुर के पास है, दिखाने का एजेंडा राजघाट में बताया गया है। जब हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो हिस्ट्री इज अ मेन सब्जेक्ट, फिलॉसफी इज अ मेन सब्जेक्ट, रिलीजन इज अ मेन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ मेन सब्जेक्ट, नॉट ओनली साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ्स तो कंपलसरी है। साइंटिफिक टेम्पर बनने के लिए साइंस और मैथ्स की बहुत ज़रूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका जिक्र बहुत जोर से किया था। दुनिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है, दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में कहा गया और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स बनाए गए और जो स्कूल्स में, जब मैं स्कूल में था, जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे तब मैं स्कूल में था, तब साइंटिफिक टेम्पर की बात हमारे स्कूल में होती थी, साइंस की नहीं। साइंस तो है ही, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था वो चेंबूर में था। हमारे स्कूल से बहुत नज़दीक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देखने के लिए या वहाँ कोई गेस्ट आते थे तो पंडित नेहरू हमारे स्कूल से ही जाते थे। हम सब स्कूल के बच्चे वहाँ खड़े रहते थे रास्ते पर, और वो सब ताफा जाता था BARs की तरफ। तब ये कहा जाता था, पंडित नेहरू के स्पीचेस में कहा जाता कि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बहुत सारा रिसर्च करेगा, साइंस करेगा, लेकिन जब तक आपके एटीट्यूड्स में, आपके स्टडीज़ में साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता, तब तक कितना भी रिसर्च आप साइंस का करो उसका फ़ायदा नहीं होगा। पंडित नेहरू की स्पीचेस सुनते हुए, उनके विचार सुनते हुए हम स्कूल से बढ़े। इसके लिए जो फौजिया जी ने कहा अभी वो बहुत सच है कि जो आइडियाज़, जो वैल्यूज़ हम स्कूल में या प्री स्कूल में भी एब्सॉर्ब करते हैं, वो अपना कैरेक्टर गाइड करता है। इसी के लिए RSS 4 या 5 बरस के उम्र में ही बच्चों को उधर भेजते हैं शाखा में, और उधर जो वो उनका स्कूलिंग चलता है, उधर जो उनको एजुकेशन दिया जाता है, वो हम कितने भी न्यू या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल में दो, कॉलेज में दो, वो एजुकेशन उनके दिल में रहता है, उसके ऊपर उनका बिहेवियर प्लान होता है। इसके लिए हमारे लिए भी एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और ये एजुकेशन इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि जो समाज में गलतियां हैं, डिविजिव टेंडेंसीज है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एजुकेशन इज ऑल्सो ए वेपन, और वो वेपन हम दुर्दैव से कह सकते हैं कि आजकल थोड़ा खो गया है। इसी के लिए हम देखते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैं स्कूल में था, तब मैं स्कूल में था तब हम अम्बेडकर गए 1956 में, तो हमारे स्कूल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चर्चा होती थी, हमारे स्कूल में मौलाना आज़ाद की चर्चा होती थी, जाकिर हुसैन की एरुडिशन पे चर्चा होती थी। कोई भी नहीं कहा कि जाकिर हुसैन मुस्लिम है, कोई भी नहीं कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर दलित है। इस तरह का वैल्यू सिस्टम हमने स्कूल से ही लिया है, लेकिन लास्ट 20-25 years what we are seeing is rapid, organized, planned destruction of those values. ये जो सेंट्रल विस्टा की चर्चा है वो सेंट्रल विस्टा नहीं है, उनको पूरी जो वैल्यू सिस्टम है, फ्रीडम स्ट्रगल ने दी हुई, गांधी जी, पंडित नेहरू, बाकी सब लोगों ने, वो वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। इसी के लिए नया पार्लियामेंट बनाया। नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग इसके लिए नहीं बनाया कि वो पार्लियामेंट का बिल्डिंग खराब था या खराब होने वाला था। उनको जो वैल्यूज़ है
वो वैल्यूज को खत्म करना है, इसके लिए उनकी एजुकेशन पॉलिसी है। हमें एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है, रियल मीनिंग ये है कि पूरा सिविलाइजेशन दुनिया का जो है, पूरा सिविलाइजेशन और कल्चर दुनिया का है। जैसे वेस्टर्न ऑथर्स लाइक केनेथ क्लार्क भी कल्चर और सिविलाइजेशन की बात करते तब रिलीजन नहीं लाते उसमें, वो इस तरह से कल्चर और सिविलाइजेशन बात करते हैं। वो कोई एंटी इस्लाम, एंटी ज्यू, एंटी प्रोटेस्टेंट ऐसा कुछ नहीं लिखते। पूरी पेंटिंग्स की वो चर्चा करते हैं, सिस्टीन चैपल की चर्चा करते हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी की नहीं चर्चा करते, वो आर्ट की चर्चा करते हैं। तो आर्ट और कल्चर इज the most important things in our education, but unfortunately by paying undue attention to the so-called science, not real science, we are ignoring art and culture, and Pandit Nehru knew about it. इसी के लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बनी, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट कंपलसरी किया था। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में लिटरेचर था, बहुत सारे कंपैरेटिव फिलॉसफी नाम का सब्जेक्ट था, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट था, जो IITs में सिखाया जाता था। लेकिन जिस तरह अपने मिडिल क्लास में एक टेंडेंसी पैदा हुई कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, मेरे बेटे को इंजीनियर बनना है, और आजकल मेरे बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, और बाद में सिलिकॉन वैली में जाने का रहने का है। एम्बिशन क्या है? अमेरिका में जाने का। काम क्या करने का है? इंजीनियर का। सीखने का क्या है? इंजीनियरिंग का। बाकी कोई ज़रूरत नहीं, फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं, लिटरेचर की ज़रूरत नहीं, कल्चर की ज़रूरत नहीं, पोइट्री की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ करियर, और दैट थ्रू ओनली सो कॉल्ड साइंटिफिक ट्रेनिंग। इस तरह से एजुकेशन की आजकल, जिसको बांधनी कहते हैं, द होल एजुकेशन सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड बेसिकली टू create our minds in a divisive form. We are forced to think in a divided manner. We are forced to think in terms of, अभी तो दुनिया में जिस तरह से हम रहे हैं, जिस तरह के चर्चा इजराइल और हमास के बारे में चालू है, वो चर्चा भी देखो किस तरह है। वो चर्चा इस तरह नहीं कि ऑब्जेक्टिवली क्या हो रहा है, किस तरह से पैलेस्टीनियन को ट्रीट किया गया है 1947 और थोड़े से उसके पहले भी, लेकिन 48 के बाद पर्टिकुलरली उसकी चर्चा नहीं होती है। मणिपुर इतना नज़दीक है, लेकिन मणिपुर में कोई जर्नलिस्ट हमारे गए नहीं। गए हम MP लोग थे मणिपुर में। जर्नलिज्म मणिपुर दिखा नहीं रहा है, जर्नलिज्म अभी दिखा रहा है हमास और इजराइल। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे, जब इजराइल का एक क्राइसिस शुरू हुआ तब 24 घंटे के अंदर 2 डजन जर्नलिस्टों को वीसा मिल गया इजराइल जाने का, और गए भी वो। एक टिकट का प्राइस 2 लाख रुपया है। मणिपुर इतना नज़दीक है, लेकिन कोई जर्नलिस्ट नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जो मालिक लोग हैं मीडिया के, उनको मालूम नहीं है मणिपुर कहाँ है, उनके पास पैसा नहीं है मणिपुर भेजने के लिए। उनका कारण ये है कि उनके दिल में जो एजुकेटेड आइडियाज़ हैं, और जो जर्नलिस्ट वहाँ जा रहे हैं इजराइल में ऑलमोस्ट टू सपोर्ट इजराइल, उनका एजुकेशन ही इसी तरह हुआ है जो मेरी तरह 1950s के एजुकेशनल वैल्यूज में पढ़े ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है क्या है, उनको सेक्युलरिज्म क्या है यही मालूम नहीं है। उनको लगता है सेक्युलरिज्म मीन्स अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। मालूम ही नहीं उनको सेक्युलरिज्म एक वैल्यू है, सेक्युलरिज्म एक ह्यूमन वैल्यू है। सेक्युलरिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। रिमूव सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इज गॉन। लेकिन जब हम सिखाते हैं स्कूल्स में, तब मुझे तो नहीं कभी लगता है कि कोई भी टीचर डेमोक्रेसी क्या चीज़ है इसके बारे में सिखाते हैं। मैंने एक टेक्स्ट बुक देखा पॉलिटिक्स का, 12वीं स्टैंडर्ड का, उसमें लिखा था एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस ऑफ डिक्टेटरशिप, एडवांटेजेस ऑफ हिटलराइट फिलोसफी, एडवांटेजेस ऑफ मुसोलिनी फिलोसफी। इस तरह के
एडवांटेज डिसएडवांटेज की चर्चा होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के नाम से और किलर इंस्टिंक्ट के नाम से पूरा इतिहास, पूरा भूगोल पढ़ाया जाता है। कभी आप सीखोगे कि एडवांटेज ऑफ डिक्टेटरशिप क्या होगा, तो आप डेमोक्रेसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत फास्ट डिसीजन होता है इधर। लेकिन जैसा अभी फौजिया साहब ने कहा कि मजलूम और तालीम में मजलूम जितना चाहिए वो कैसे जीतेगा, इस तरह का एजुकेशन होगा। मजलूम मजबूत होना चाहिए जब कहा उन्होंने, तब अपनी हिस्ट्री है, 125 बरस की फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री है, वह मजलूम ही मजबूत हो गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वही पॉपुलर था, कोई गन नहीं उठा रहा था। जो गन उठा रहे थे उनके भी खिलाफ रहने की ताकत महात्मा गांधी और पंडित नेहरू में थी। सवाल ये था कि किस तरह से, कौन सी वैल्यूज लेके हम लड़ने वाले हैं, हम हमारा समाज मानने वाले हैं, हम हमारा समाज और हमारा देश क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का महात्मा गांधी का एजुकेशन का नाम था नई तालीम। वो नई तालीम कहते थे उनके एजुकेशन को, और उनको यही मालूम था कि नई तालीम और पुरानी तालीम में यही फ़र्क है। पुरानी तालीम में डिविजिव टेंडेंसीज आती है, नई तालीम में लोगों को साथ में लेने की ज़रूरत है, और वो सिखाने का एफर्ट फ्रीडम स्ट्रगल में दिया गया है। सो व्हेन वी डिस्कस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वी मस्ट एम्फसाइज that the values of the freedom struggle of uniting the people, irrespective of their caste, religion, faith, languages, nationalities or identities, we must bring them together. Otherwise, we are going to end up in a huge violence. We are likely to have, I will be wrong if I am proved, I will be happy if I am proved wrong, but next 6 months particularly, and after that, we are likely to face volcanic violence created by divisive society, created by divided society, promoted by divisive society, divisive values. इसके लिए हमको मजलूम से मजबूत करने के लिए, मजलूम को मजबूत करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, साइकोलॉजिकली, politically, and of course in terms of education. That is the essence of education, bringing people together. Compassion is the main thing of education. जैसे कहा था गांधी जी ने एक लेक्चर में, विनोबा जी कहते थे हमेशा कि आपको कोई टोचता है तो आप दुख होता है, आप रो पड़ते हैं, तो उसमें तो नेचुरल है। जब आपको किसी ने काटा या टोचा, आप रो पड़ेंगे, दुख होगा आपको, तो ये कॉमन है, सबको होता है, एनिमल को भी होता है। लेकिन एजुकेशन वो है जब दूसरे को कोई टोचता है, दूसरे को कोई तकलीफ देता है, तब आपके आंखों में आंसू आने चाहिए। वो एजुकेशन है। आपको कोई तकलीफ देगा और आप गर्म हो जाएंगे या आंसू आएगा, टोचेंगे, तो वो अलग बात है, वो सब करते हैं, एनिमल्स ऑल्सो डू इट। बट व्हेन समबडी एल्स, समवन एल्स, इवन एनिमल्स are given pain, and if your eyes don't come out with your genuine feelings of tears, then that education has no value. अमेरिका में जिस तरह का एजुकेशन दिया जाता है वो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बनाया हुआ एजुकेशन है। एक सिंपल सी बात यह है कि दुनिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बनने वाली जो 1000 तरह की एरोप्लेन्स और तोहफा और बहुत सारी गन्स है, वो प्रोडक्शन ही बन जाएगा तो युद्ध वॉर नहीं होगा, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, मारामारी भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के वॉर्स अभी हो रहे हैं, यूक्रेन में हो या इजराइल गाजा स्ट्रिप में हो, सीरिया में हो, वो सब वॉर्स है, वो किसी की प्रॉफिट के लिए है, वो आइडियोलॉजिकल वॉर्स नहीं है, वो रिलीजियस वैल्यू के ऊपर भी वॉर्स नहीं है, वो पॉलिटिकल वॉर्स नहीं है, वो नेशनलिटी के वॉर्स भी नहीं है। वो वॉर्स जो है वो सिस्टमैटिकली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उनकी प्रॉफिट के लिए तैयार किए हुए हैं और हम सब उनके विक्टिम हो गए हैं।
मुझे लगता है कि ये जानने के लिए इस तरह का नया ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन किसका होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है प्राइवेट कैपिटल का। इंटरनेशनल कैपिटल यहाँ आ सकता है। हमारे मंत्री वहाँ जाते हैं, कहते हैं मेक इन इंडिया इधर बनाओ, आपके कैपिटल इधर रहो, और खुशी क्या मनाते हैं कि हमारे यहाँ कैपिटल आ गए। हमारे न्यूज़ क्लिक के फेलो जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया क्योंकि उनके पास वो कहते हैं चीन का पैसा आया था, चीन का सपोर्ट था। इतना भी इनको मालूम नहीं है अरेस्ट करने वालों को कि प्राइम मिनिस्टर का जो पीएम केयर्स फंड है उसमें सबसे ज्यादा फंड चाइना से आया है। तो नरेंद्र मोदी का फंडिंग चाइना से आया है और वो हमारे न्यूज़ क्लिक के फेलो जर्नलिस्ट से उनको अरेस्ट करते हैं। ये हो सकता है कि मैंने जैसा कहा कि हमारे एमपीज में भी थोड़ा एजुकेशन कम है, नहीं तो इसका तगड़ा विरोध होना चाहिए था, वो होता नहीं है। इसके लिए मैंने फौजिया साहब के बारे में कहा कि उनका जब रिक्वेस्ट आता है मुझे, तो मैं वो ऑर्डर ही मानता हूँ और वो बुलाती है मैं तो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो कुछ बताएगी, वो कुछ ऑर्गेनाइज करेगी, उसका एफर्ट वही वैल्यूज़ के लिए है जो वैल्यूज़ मैं मानता हूँ वो मानती है, और वो वहाँ भी संघर्ष करती है और यहाँ भी संघर्ष करती है। अभी इनॉग्रेशन होने के पहले शाहिद साहब ने पूरा कंटूर, पूरे पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्कशन बहुत अच्छी तरह बताए थे। तो मैं कहने वाला था उसके बारे में, लेकिन उन्होंने बता दिया, बाद में फौजिया साहब ने भी बता दिया। तो वही कंटूर्स और पैरामीटर्स जिसके तहत आपका चर्चा होने वाली है आपकी, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये एजुकेशन 13th कॉन्फ्रेंस इतनी समर्थ से सक्सीड हो जाए, और इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होनी चाहिए, छोटी या बड़ी, कोई कोई मीटिंग छोटी भी हो सकती है। और उस माइनॉरिटीज़ के कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नॉन माइनॉरिटीज़ को भी लाना चाहिए, क्योंकि नॉन माइनॉरिटीज़ को पार्टिसिपेशन देने से उनको ये समझ आएगा कि ये सिर्फ एजुकेशन सिर्फ माइनॉरिटीज़ का सवाल नहीं है, इसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम का, अपने देश के एजुकेशन सिस्टम का ये सवाल है। और ये सवाल समझने के लिए और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अभी ये नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो सकता है। टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट। इफ वी डोंट डू इट नाउ, in 2047 it will be difficult to celebrate the centenary of independence, or in 2050 difficult to celebrate the centenary of our constitution। जिस तरह से अभी नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, जिस तरह से पंजाब में चल रहा है, जिस तरह से कश्मीर में चल रहा है, जिस तरह से तमिलनाडु की चर्चा हो रही है कि हमारे ऊपर नॉर्थ का इंजस्टिस हो रहा है, we are talking or we are expressing like what I experienced as a journalist when I was in Soviet Union। मैं सोवियत यूनियन में था जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, टूटा नहीं था, लेकिन इस तरह की चर्चा वहाँ चलती थी। मिखाइल गोर्बाचेव ट्राई कर रहे थे कंट्रोल करने को, उनके हाथ से चली गई। और एक दिन 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव खुद टीवी पे आ गए और उन्होंने कहा अपना देश अभी नहीं रहा। खुद को कहना पड़ा उनको कि अपना देश ही नहीं रहा है। रशिया हो गया और सोवियत यूनियन से 15 रिपब्लिक बाहर निकल गए। उसके बाद 8 बरस के अंदर चेकोस्लोवाकिया से 7 रिपब्लिक निकल गई, चेकोस्लोवाकिया से 2 निकल गई और यूगोस्लाविया से 7 रिपब्लिक निकल गई। तो यूगोस्लाविया टूट गया, चेकोस्लोवाकिया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। और सडनली जो इतिहास और भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक थे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बड़े बड़े एटलास बदलने पड़े। मेरे पास एक लंदन टाइम्स का एटलास, मैं लंदन में गया था तब खरीदा था, वो एटलास आउटडेट हो गया 1992 में, क्योंकि पूरा इतिहास बदल गया था। जर्मनी 2 थे, उसका 1 जर्मनी हो गया था। चेकोस्लोवाकिया 1 देश था, उसके 2 हो गए थे। यूगोस्लाविया 7 हो रहा था 1997 में, पूरा हुआ प्रोसेस। हम ऐसा नहीं कह सकते वो उधर हुआ, अपने देश में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते।
if we destroy and attack the values of the freedom struggle in the name of Central Vista, in the name of new education policy, in the name of glory of ancient India, we are going to head towards what Soviet Union suffered from. और वो टालने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है. मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपकी चर्चा में एजुकेशन में सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, वैल्यूज, सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, एटीट्यूड्स, सिर्फ कोई सिलेबस नहीं है लेकिन बिहेवियर, सिर्फ कोई एजुकेशनल अप्रोच नहीं है लेकिन ह्यूमन कंपैशन, इसका भी जिक्र किया हो, वो जिक्र हो जाएगा तो एजुकेशन आराम से सुधर जाएगा. वो इतना डिफिकल्ट इशू नहीं है जितना डिफिकल्ट इशू उसको बनाया गया है. आई एम कॉन्फिडेंट ऑल ऑफ यू आर very great people and you are having such magnificent direction you are going to have from very erudite people whom I used to, they used to be my icons. So if they are going to direct the proceedings, I am sure you will have good time and good learning to promote further good learning. Thank you very much. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.